हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आई एंड एन आईएफएस का मॉड्यूल डी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। इन सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the statements are incorrect regarding lending and borrowing in call, notice and term money market? First statement है call money period of 1 day, notice money period of 7 days to 21 days, term money exceeding 30 days and up to 1 year. Option A 1 and 2 are correct. Option B 2 and 3 are correct incorrect. Option C 1 and 3 are incorrect. Option D all are incorrect. So आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो देखिए, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी मार्केट, ये सारे मनी मार्केट्स हैं। मनी मार्केट्स में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर की होती है। सो जो कॉल मनी मार्केट है वहां पर जो भी लेंडिंग और बोरोइंग होती है उसका पीरियड होता है 1 डे। सो ओवरनाइट लेंडिंग एंड बोरोइंग जब होती है वो कॉल मनी मार्केट होता है। नोटिस मनी मार्केट में जो पीरियड होता है दैट वेरीज बिटवीन 2 डेज टू मैक्सिमम 14 डेज। ये एक बार प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मैक्सिमम क्या टेन्योर होता है फॉर द लेंडिंग बोरोइंग इन नोटिस मनी मार्केट, तो आंसर 14 डेज आपको मार्क करना था। और टर्म मनी में इट इज एक्सीडिंग 14 डेज एंड अप टू 1 ईयर। सो आपके देखिए सेकेंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग दिए हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो यही आंसर होगा 2 एंड 3। ऑप्शन बी इज योर आंसर, क्योंकि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने थे। कॉल मनी का सही दिया है, 1 डे की बोरोइंग लेंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cooperative banks have a daily borrowing limit in the call notice money market which must not exceed dash of their aggregate deposits as at the end of March of previous financial year. Options are 1%, 1.5%, 2%, 2.5%. सो कोऑपरेटिव बैंक्स की क्या प्रूडेंशियल बोरोइंग लिमिट्स है, वो कितना मैक्सिमम बोरो कर सकते हैं इन द कॉल नोटिस मनी मार्केट? राइट आंसर इज एग्रीगेट 2% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। जो उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एज ऑन द एंडिंग ऑफ मार्च में जो भी था टोटल डिपॉजिट्स, उसका मैक्सिमम 2% वो बोरो कर सकते हैं दीज मार्केट्स। अब ये टेबल है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इनमें से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का कॉल नोटिस मनी में 100% है। और ना रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, जो हर 15 दिन के बाद रिपोर्टिंग करनी होती है, अब वो फ्राइडे वाला कॉन्सेप्ट हट गया है। आपको पता होना चाहिए अब मंथ में 2 बार रिपोर्टिंग होनी है 15 डेज के गैप में। और 125% ऑन एनी गिवन डे। टर्म मनी में इंटरनल बोर्ड अप्रूव लिमिट है। पेमेंट एंड आरआरबीज का 100% एंड 125% ही है। कोऑपरेटिव बैंक्स का 2% ऑफ देयर डिपॉजिट्स। प्राइमरी डीलर का 225% ऑफ देयर एनओएफ है। बट साथ में इसमें ये भी कुछ चेंजेस आए थे, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वेयर वी एक्सक्लूड द स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक्स को हटा के जो रिमेनिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है वो अब इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट्स अपनी खुद की सेटअप कर सकते हैं, कितना वो बोरो करना है मार्केट में। जैसे पहले तो ये था 100 और 125%, बट उनकी क्या है इंटरनल बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट सेट हो सकती है। दे आर नो लॉन्गर बाउंडेड बाय 100% ऑफ द कैपिटल फंड्स लिमिट। ये जो लिमिट है कि मैक्सिमम 100% कैपिटल फंड्स जितना है उसी का ही वो 100% ही बोरो कर सकते हैं, जो भी कैपिटल फंड्स है उसका 100%, वो लिमिट अब क्या है एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या है, ये रिसेंट में चेंजेस आए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर इशूड फॉर ए मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 91 डे, 182 डे एंड 364 डे। Second is investor share include any person resident in India, including NRIs, overseas citizens and foreign portfolio investors. Third है minimum issuance amount is rupees 10,000 and in multiples of 10,000. Fourth है for the retail investors allocation is up to maximum 5% within the notified amount. So option A है 1, 2 and 3 are correct. Option B 2, 3 and 4 are correct. ऑप्शन सी 1, 3 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगी। सो ट्रेजरी बिल्स आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उनके जो शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल हो सके।
सो ये 3 मैच्योरिटी का होता है, जिस पर एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी था। तो आपको याद रखना है 3 ही मैच्योरिटी पीरियड का इशू किया जाता है, एक 91 डेज का, एक 182 डेज का और एक 364 डेज का। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? एनी पर्सन हु इज इंडियन रेसिडेंट, साथ में एनआरआई, ओसीआई, एफपीआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मिनिमम इशुएंस अमाउंट इसका 10,000 है, मल्टीपल्स ऑफ 10,000 में ये इशू होता है। ये स्टेटमेंट भी इसमें करेक्ट दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें जो मैक्सिमम एलोकेट किया जा सकता है दैट कुड बी मैक्सिमम 5%। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो एक्चुअल में इसमें सारे ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट दिए हैं। राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। अब क्या है, चाहो तो इसमें छेड़खानी कर सकते थे, मैच्योरिटी पीरियड में इनके अलावा कुछ और लिख सकते थे, मिनिमम इशुएंस अमाउंट में चेंजेस कर सकते थे। ओके, बट ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, buyback of certificate of deposit at prevailing market price can be made only dash after the date of issuance of certificate of deposits. ऑप्शन है 3 days, 7 days, 30 days, 90 days। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं ये बैंक इशू करते हैं जब उनको मनी मार्केट से फंड रेज करना होता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है मिनिमम 7 डेज के लिए इशू हो सकते हैं और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। तो अगर बैंक इसको बायबैक करना चाहती है तो बायबैक भी उसको 7 डेज के बाद ही कर सकती है एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 डेज के बाद ही बायबैक हो सकते हैं। इनका भी जो इशुएंस अमाउंट है दैट इज 5 lakhs और मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs में ये इशू किए जाते हैं, सिमिलर टू कॉमर्शियल पेपर्स, वो भी 5 lakhs और मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs में इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर द इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर इज डैश इफ टोटल सीपी इशुएंस ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर इज डैश और मोर इट शैल ऑब्टेन अ क्रेडिट रेटिंग फॉर द इशुएंस ऑफ कमर्शियल पेपर फ्रॉम एटलीस्ट 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। Options are A1 and 100 crores, A2 and 500 crores, A3 and 1000 crores, B1 and 100 crores। सो देखिए इसमें दो चीजें, एक तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग कितनी होनी चाहिए अगर कंपनी कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड रेज करना चाहती है मनी मार्केट से, तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 होनी चाहिए। और अगर उनका टोटल सीपी इशुएंस अगर वो 1000 करोड़ है उससे ज्यादा हो जाता है तो 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी रहती है और जो भी लोअर रेटिंग होती है वो एप्लीकेबल होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, A3 एंड 1000 करोड़। नेक्स्ट है, मिनिमम टेन्योर ऑफ BRDS ट्रांजेक्शंस। BRDS होता है आपका बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, इज डैश एंड मैक्सिमम टेन्योर इज डैश। ऑप्शन है 7 days and 90 days, 15 days and 30 days, 15 days and 90 days, 30 days and 60 days। इसमें मैक्सिमम टेन्योर पे एक बार वन ऑफ द प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ भी चुका है। हम लोग बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर है आपका 15 days and 90 days। सो BRDS स्कीम वो होती है जहां पर बैंक्स जो ट्रेड बिल्स को डिस्काउंट कर चुकी है उसको अगर रीडिस्काउंट किया जा रहा है, इसके लिए बैंक क्या है DUPN इशू करती है विच इज एक्चुअली डेरिवेटिव यूजांस प्रोमिसरी नोट। ओके, तो इसकी भी मैच्योरिटी उसी पे बेस्ड होती है जो कि ट्रेड बिल्स जो उन्होंने डिस्काउंट किए हैं। अब जो ट्रेड बिल्स है उनका मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 15 दिन का समय होना चाहिए उनकी ड्यू डेट में और मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड है उन बिल्स का दैट शैल नॉट एक्सीड 90 days। ओके, नेक्स्ट है, डैश इज अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वेयर डिविडेंड पेबल ऑन द सेम एक्यूमुलेट्स इफ नॉट पेड after a specified date shares will be converted into equity capital of the company। options are participating preference shares, option B cumulative preference shares, option C cumulative convertible preference shares, option D convertible preference shares। तो देखिए इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स दी है, एक तो अगर शेयर्स का डिविडेंड पे नहीं किया तो वह एक्यूमुलेट होता रहता है और फिर वो एक साथ पे करना पड़ता है, साथ में स्पेसिफाइड डेट पे वो शेयर्स क्या है प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जहां पे एक तो डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है और एक साथ रीपे करना पड़ता है और दूसरा उसमें कन्वर्टेबिलिटी का भी फीचर है, एट ए प्री डिसाइडेड रेट एक स्पेसिफाइड डेट पे वो प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bond is issued at a discount and is repaid at a face value is called dash, no periodic interest is paid in this case। ऑप्शन है जीरो कूपन बॉन्ड, ऑप्शन बी कूपन बॉन्ड, ऑप्शन सी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ऑप्शन डी इररिडीमेबल बॉन्ड। सो राइट आंसर है जीरो कूपन बॉन्ड। तो जैसे कि नाम में जीरो कूपन है तो मतलब जीरो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड होता है। सो ये बॉन्ड्स क्या होते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू किए जाते हैं।
मत और रिडीम्ड कब होते हैं, मेच्योरिटी जो उनकी मिलती है दैट इज रिडीम, ये जो होते हैं दैट इज डन एट द फेस वैल्यू। मतलब अगर फेस वैल्यू बॉन्ड का 100 रुपीज है तो इसको इशू कुछ डिस्काउंट रेट पे सपोज 80 रुपीज में इशू कर दिए जाते हैं, तो जो दोनों का डिफरेंस होता है यानी कि 20 रुपीज, दैट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न टू द इन्वेस्टर। क्योंकि ये बॉन्ड्स जो फेस वैल्यू से कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में इशू करेगा तो इन्वेस्टर ने जो पैसा पे किया इन ऑर्डर टू बाय दीज बॉन्ड्स दैट इज 80 रुपीज सपोज। ओके, तो जब रिडेम्पशन होता है वो फेस वैल्यू पे होता है तो उस पे फुल वैल्यू उनको मिल जाती है, तो जो डिफरेंस होता है दैट इज द रिटर्न, क्योंकि बाकी तो उनको रिटर्न के रूप में इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलता इन बॉन्ड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of voluntary book build issue, retail individual investor is allotted not less than dash of the net offer to the public. Options are 50%, 35%, 15%, 10%. So अगर शेयर्स इशू करे जा रहे हैं विच इज वॉलेंट्री बुक बिल्ड के थ्रू ही इशू कर सकती है अगर कंपनी। ओके, वॉलेंट्री बुक बिल्डिंग प्रोसेस उनको फॉलो करना ही करना है। सो कम से कम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो अप टू 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2 लाख तक का मैक्सिमम, ठीक है, उनको कम से कम 35% इशुएंस किया जाता है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एटलीस्ट 15% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब ऑफर किया जाता है। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स होते हैं, दे आर इशूड नॉट मोर देन 50%। इनका दोनों का है नॉट लेस देन। आरआई को कम से कम 35% ऑफर किया जाता है, एनआईआई को कम से कम 15% किया जाता है जो भी पब्लिक को इशू किया जा रहा है, और क्यूआईआई को मैक्सिमम 50% ऑफर किया जाता है। सो आरआईआई का पूछा है नॉट लेस देन 35%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये तो वॉलेंट्री बुक बिल्ड इशू है कि मतलब चाहे तो बुक बिल्डिंग के थ्रू करे चाहे तो ना करे। दूसरा होता है कंपलसरी, जिनको करना ही पड़ता है बुक बिल्डिंग। कंपलसरी अगर बुक बिल्ड इशू है तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनको मिनिमम 75% ऑफर किया जाता है जो पब्लिक को किया जा रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम 15% इशू किया जाता है, और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम 10% किया जाता है। तो आपको याद रखना है कहाँ मिनिमम की बात हो रही है, कहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है। यहाँ पर ये मिनिमम की फिगर्स थी 35%, 15% और क्यूआईबीज की मैक्सिमम 50% थी। कंपलसरी में मिनिमम क्यूआईबीज को एटलीस्ट 75% देना ही देना है, और इनको हम लोग 15% से ज्यादा नहीं दे सकते, आरआईआई को 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट is your anchor investors. Anchor investors means qualified institutional buyers who make an application for a value of at dash in a public issue through the book building process. They are allowed up to dash of the issue portion which is available to qualified institutional buyers. Options are 5 crores and 50%, 1 crore and 50%, 10 crores and 60%, 10 crores and 25%. अब एंकर इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, एक तो वो क्यूआईबी की कैटेगरी में आते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मैंने बताया वो लार्ज बायर्स होते हैं जिनमें की बैंक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है, ये सारी कंपनीज आ जाती है। तो ये जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जब पब्लिक को ऑफर होता है उससे एक दिन पहले इनको शेयर्स ऑफर हो जाते हैं, जहां पर ये लोग कम से कम 10 करोड़ का एप्लीकेशन इनका लगता है, और जो भी क्यूआईबी का कोटा है उसका एटलीस्ट 60% इनको ऑफर किया जाता है। जिससे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी कंपनी की बिल्डअप होती है, एक प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आती है, क्रेडिबिलिटी बिल्डअप होती है कि भाई अच्छी कंपनी है जिसका आईपीओ आया है, तो पब्लिक भी इसमें इन्वेस्ट करती है जब देखते हैं अच्छा बड़े जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ये लोग जो एप्लीकेशन लगाते हैं दैट इज ऑफ ए वैल्यू ऑफ एट 10 करोड़, और साथ में जो भी कोटा क्यूआईबी को अवेलेबल होता है उसका 60% एंकर इन्वेस्टर को मिलता है। एंकर इन्वेस्टर 60% इन्वेस्ट करते हैं इनमें। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर मेकिंग एन आईपीओ। ऑप्शन ए रिक्वायर्ड नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 full years, of which not more than 50% are held in monetary asset. Option B, issuer have an average operating profit of at least 15 crores
नेटवर्थ ऑफ 1 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years. ऑप्शन सी बोथ दी अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव. सो अगर कोई कंपनी आईपीओ इशू करना चाहती है, उसके थ्रू फंड रेज करना चाहती है, कौन सी एलिजिबिलिटी कंडीशंस है जो मीट होनी चाहिए? राइट आंसर है बोथ दी अबव. ये दोनों कंडीशंस आपको याद करनी है. जो कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट्स है वो कम से कम 3 करोड़ का होना चाहिए फॉर द लास्ट 3 years, जिसमें मॉनिटरी एसेट यानी कैश के फॉर्म में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. साथ में जो उसका एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का वो कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए और नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ की होनी चाहिए. साथ में पोस्ट इशुएंस इशू करने के बाद जो उनका पेड अप कैपिटल है दैट शैल नॉट बी लेस देन 10 करोड़. इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है. और जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप, दैट शैल नॉट बी लेस देन 25 करोड़. पेड अप कैपिटल कैसे निकाला जाता है? जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है. ठीक है. सो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए आफ्टर द इशुएंस ऑफ शेयर्स. ओके. Next is a green shoe option is an over allotment provision in an IPO that allows underwriters to sell up to dash more shares than originally planned to stabilize the stock price. Options are 5%, 15%, 20%, 25%. ग्रीन शू ऑप्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है. राइट आंसर है 15%. ग्रीन शू ऑप्शन एक क्लॉज रहता है कि जहां पे अंडरराइटर्स और एडिशनल शेयर्स कंपनी से परचेज कर सकते हैं टू इशू इन द मार्केट. अगर क्या होता है मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है तो प्राइस क्या होता है बहुत ज्यादा हाई चला जाता है इन कंपैरिजन टू आईपीओ प्राइस. तो वो वोलेटिलिटी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए प्राइस में यहाँ पर ओवर अलॉटमेंट का ऑप्शन रहता है कि वो 15% और एडिशनल शेयर्स इशू कर सकते हैं टू स्टेबलाइज द प्राइसेस ऑफ स्टॉक. ओके. Next is, if a corporate has to borrow for the period of 6 months, 3 months from now, it is referred to as dash forward rate agreement. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे पार्टी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है डिसाइड कर लेती है पार्टीज आपस में, जिससे कि वो अपना एक इंटरेस्ट रेट प्रोटेक्शन उसको मिल सके, हेज कर सकते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या कम होता है तो उसका उस पर इम्पैक्ट ना पड़े. ओके. तो यहाँ पे एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, जो डिफरेंस होता है इन मार्केट रेट और जो उनका कॉन्ट्रैक्टेड रेट वो सेटल किया जाता है. सो एफआरएस किस तरीके से डिनोमिनेट होते हैं वो डिपेंड करता है जो उनका अग्रीमेंट है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्टिंग डेट क्या है और साथ में उसका मैच्योरिटी डेट क्या है, उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सो अगर कंपनी को बोरो करना है 6 महीने के लिए वो बोरो करना चाहती है और आज से 3 महीने बाद उसका बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा एफआरए वो बाय करेगी? 3/6, 6/9, 3/9 या 9/3. सो जो एफआरए का जो स्टार्टिंग फिगर जो फिगर होता है, इनिशियल फिगर, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग डेट जब से बोरोइंग रिक्वायरमेंट स्टार्ट होनी है, और लास्ट फिगर होता है मैच्योरिटी डेट. तो अगर वो 3 महीने बाद उसका स्टार्टिंग है बोरोइंग रिक्वायरमेंट, तो 3 इंटू मैच्योरिटी डेट कब होगी? 6 महीने के लिए वो बोरो करेगी. ओके. सो 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9, जो उसका एंडिंग डेट है. आज से 3 महीने बाद वो स्टार्टिंग डेट होगा और 6 महीने के लिए उसका टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, तो मैच्योरिटी कब होगी? 6 महीने बाद होगी. 3 महीने के 6 महीने बाद उसकी मैच्योरिटी डेट होगी, तो 3 इंटू 9 से ये रिप्रेजेंट होता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next is SONIA is an alternate reference rate is used in the substitution of LIBOR is suggested by which country? Options are USA, UK, India, Japan. सो ये ARR रेट पे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता ही है आपका. पिछली साल मैच द फॉलोइंग आ गया था, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट ARR रेट मैच करने को आए थे. SONIA आपका यूके का है. देखिए ये टेबल है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इस पे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. यूएसए का SOFR रेट है विच इज सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट. यूके का SONIA रेट है. यूरो का ESTR रेट है. स्विट्जरलैंड का SARON है. जापान का TONAR है. ओके. सो इट इज अ सिक्योर्ड रेट विच इज सिक्योर्ड बाय द सिक्योरिटी, जहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाती है. यूके में अनसिक्योर्ड, EU में भी अनसिक्योर्ड है. स्विट्जरलैंड में अगेन सिक्योर्ड रेट है जहाँ पे सिक्योरिटी ली जा रही है, और जापान में अगेन अनसिक्योर्ड है. टेन्योर सभी का ओवरनाइट बेसिस बोरिंग लेंडिंग पर है. ओके. और बोरवर्स जो इन्वॉल्व, काउंटर पार्टी जो इन्वॉल्व होते हैं, सो बोथ बैंक्स एंड नॉन बैंक्स कैन पार्टिसिपेट.
ओके, दे कैन यूज दिस रेट, बट स्विट्जरलैंड का जो SARON है दैट इज ओनली फॉर द बैंक्स। तो ये सब याद रखिएगा किसका कौन सा रेट है। ओके, इस पे बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the characteristics of forfeiting transactions? First is forfeiting can be defined as financing exports by discounting export receivable evidenced by bills of exchange or promissory note. Second, it is carried out for short term. Third, it is mostly done on without recourse basis. Option A 1, 2 and 3, option B 1 and 3, option C 1 and 4, option D all of the above. So कौन सी characteristics है forfeiting transactions की? राइट आंसर है 1 and 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सॉरी 1 and 3 लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने 1 and 4 इसलिए 1 and 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो गया। ये आप चेंज कर लीजिए, इसको 2 and 3 कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। तो देखिए फॉरफेटिंग क्या होता है, जहां पर एक्सपोर्ट अगर आपने कुछ किया है उससे जो आपको पैसा भी मिलना है, एक्सपोर्ट रिसीवेबल, उसको ये फाइनेंस करती है, फॉरफेटर इसको फाइनेंस करता है। ओके, सो ये करेक्ट है। ये शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड नहीं, इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो मेच्योरिटी पीरियड्स होते हैं उसके लिए फाइनेंसिंग होती है। और ये विदाउट रिकोर्स होता है, मतलब अगर मान लीजिए ड्यू डेट पे अगर इंपोर्टर पैसा नहीं भी देता है तो भी फॉरफेटर ही कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द एक्सपोर्टर। वो से नहीं कह सकता जो मैंने पैसा दिया उसको रिटर्न कर दो। तो जो फैक्टरिंग होती है, जो मेनली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में यूज होती है, वो विद और विदाउट रिकोर्स दोनों होती है, बट फॉरफेटिंग इज डन ऑन विदाउट रिकोर्स बेसिस ओनली। ओके, सो इसमें ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म नहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी के लिए होता है। बाकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ट्राई पार्टी एजेंट? ऑप्शंस है कोलेटरल सिलेक्शन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, कस्टडी मैनेजमेंट। ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए, एक आपका होता है ट्राई पार्टी रेपो होता है। ट्राई पार्टी रेपो में क्या होता है, बोरोवर और लेंडिंग के अलावा एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है जो इंटरमीडियरी का काम करती है, जो ये सारी सर्विसेज हैंडल करती है। कोलेटरल क्या रखना है, फिर कोलेटरल रखा, उसका पेमेंट एंड सेटलमेंट ड्यू टाइमली हो जाता है कि हो जाना चाहिए, उसको पूरा कस्टडी में अपने रखती है, कोलेटरल सिक्योरिटी को उसका पूरा मैनेज करती है। मार्जिन की जैसे रिक्वायरमेंट है तो वो मार्जिन के लिए कॉल अप करती है। तो ये सारे फंक्शंस करती है वो। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। CCIL जो है इट एक्ट एज अ ट्राई पार्टी रेपो, ट्राई पार्टी एजेंट, सॉरी। नेक्स्ट, consider two bonds. Bond 1 has a higher tenure in comparison to bond 2. Which bond is more sensitive to the change in interest rate? Options है bond 1, bond 2. Both have equal sensitivity if all the other conditions are normal and similar. Option D, bond 1 will be more sensitive in short term while bond 2 has more sensitivity in the long term. So correct answer होगा ऑप्शन ए, सिंपली bond 1। देखिए, अगर दो बॉन्ड्स हैं डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड के लिए इशू करे जा रहे हैं, अगर बॉन्ड 1 का मेच्योरिटी पीरियड है 2 इयर्स और बॉन्ड 2 का मेच्योरिटी पीरियड है 1 ईयर, तो ज्यादा सेंसिटिव कौन होगा, बॉन्ड 1 होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम पीरियड लगेगा टू रिटर्न द प्रिंसिपल अमाउंट टू द इन्वेस्टर्स। तो विद इन द टाइम पीरियड अगर इंटरेस्ट में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो इसमें ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। सो लॉन्गर मेच्योरिटी के बॉन्ड्स आर मोर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन प्राइस। सिमिलरली अगर मान लीजिए दोनों का मेच्योरिटी पीरियड सेम होता, दोनों का 2-2 साल ही मेच्योरिटी पीरियड होता, बट अगर बॉन्ड 1 का कूपन रेट 5% होता और बॉन्ड 2 का कूपन रेट ज्यादा होता 6%, तो भी अगेन बॉन्ड 1 क्या होता, ज्यादा सेंसिटिव होता, क्योंकि अगर कूपन रेट कम है तो उसमें इनिशियली कम रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टर को, तो इनिशियली उनके पास कम पैसा रहेगा टू इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट एट द करेंट इंटरेस्ट रेट। जो करेंट इंटरेस्ट रेट होगा उसमें अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते तो उनके पास कम पैसा उनको शुरू में रिडीम होगा, और जो 6% वाला है उनको इनिशियली में ही ज्यादा पैसा मिल जाएगा, तो वो करेंट इंटरेस्ट रेट पे री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए अगेन इसमें सेंसिटिविटी कम होगी। अगर सेम मेच्योरिटी भी है बट अगर जिस बॉन्ड की कूपन रेट कम है तो वो अगेन ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये सारे थ्योरम्स है बॉन्ड्स के जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें थ्योरम 1 क्या कहता है, एक तो प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या होता है, इन्वर्सली रिलेटेड होता है विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ गया
सो जो करंट बॉन्ड है जो कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू किया है, तो लोग उसमें क्या करेंगे, एग्जिट करना चाहेंगे, तो उसका प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा जब उसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगी। तो दूसरा थ्योरम क्या कहता है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन द डिक्रीज। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमने क्या देखा, प्राइस बढ़ेगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा, इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो जितना प्राइस में इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द डिक्रीज इन द प्राइस। ओके, थ्योरम 3 वही कह रही है, थ्योरम 3 और 4 जो अभी हमने क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करी। अगर मैच्योरिटी ज्यादा है तो हायर सेंसिटिविटी रहेगी इन द चेंज इन द प्राइस विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और अगर मान लीजिए मैच्योरिटी सेम है बट अगर कूपन रेट कम है तो अगेन उसमें प्राइस सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी विद द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। ओके, so these are the 4 bond theorems which you should understand and remember. Next question, the value of derivatives depends upon which among the following? First है commodities including grains, second precious metals including gold and silver, third bonds of different types. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. So derivatives वो होते हैं which derive the value from the underlying asset. That underlying asset could be a commodity, it could be a metal, it could be a bond, it could be a shares, it could be a foreign exchange rate. तो कुछ भी हो सकता है. So right answer is option D 1, 2, 3. Next is which among the following are the differences between the merchant banking and commercial banking? इन दोनों के डिफरेंस पे भी आपका पहले क्वेश्चन आ चुका है. First, merchant banks are regulated by SEBI, whereas commercial banks are governed by RBI regulations. Second, merchant banks assist in raising debt and debt-related finance, whereas commercial banks deal with equity and equity-related finance. Third, activities of merchant banks are project counseling, capital structuring, amalgamations, and takeover, whereas commercial banks are mainly financiers. Option A 1 and 2, option B 2 and 3, option D 1 and 3, option D 1, 2 and 3. So देखिए, जो मर्चेंट बैंक्स होते हैं उनको सेबी रेगुलेट करती है और कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मर्चेंट बैंक्स जो प्राइमरी क्या हेल्प करते हैं, इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, और कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, लोन्स देते हैं कंपनीज को, तो ये डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं. सो ये उल्टा लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट, मर्चेंट बैंक्स ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्ट काउंसलिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग करनी है, इक्विटी डेट का रेशियो आपको चेंज करना है, अमैलगमेशन टेक ओवर में एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और कमर्शियल बैंक्स तो मेनली फाइनेंसर का काम करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो 1 and 3 आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया. ओके, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द REIT is able to generate income, dash of the portfolio of REIT should be invested in completed and rent generating properties. ऑप्शन है 75%, 80%, 90%, 50%. सो REIT क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है. अब ये इंश्योर करना कि भाई वो इनकम जनरेट करता रहे, इसलिए 80% रूल है कि उनको इन्वेस्टमेंट किस में करना है, जो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स है जो रेंट जनरेट कर रहे हैं. साथ में नॉट मोर देन 10%, 10 से ज्यादा परसेंट उनको इन्वेस्ट नहीं करना है इन अनकंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, जिससे कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूबे नहीं. तो 10% से ज्यादा जो अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स है उनमें उनको इन्वेस्ट नहीं करना है. साथ में और भी रूल्स है कि जो स्पॉन्सर्स है दे शैल होल्ड नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल यूनिट्स ऑन अ पोस्ट इशू बेसिस फॉर एटलीस्ट 3 years. 3 साल के लिए कम से कम 25% यूनिट्स स्पॉन्सर को होल्ड करके रखनी है. ओके, नेक्स्ट इज द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव अ पिक्यूनरी और अ मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच ही हैज इंश्योर्ड. दिस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे हर साल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है. ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट कह रहे हैं कि हम लोग उसी प्रॉपर्टी को इंश्योर करवा सकते हैं जिसमें हमारा मॉनेटरी इंटरेस्ट है. अब हम पड़ोसी की प्रॉपर्टी को जाके इंश्योर नहीं करवाएंगे, ठीक है.
तो हमारा ओनरशिप उसमें होना चाहिए. वी शुड हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इन विच वी आर गेटिंग इट इंश्योर्ड. Next is maximum limit up to which a compensation can be awarded by the insurance ombudsman is as. Options are 10 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, 25 lakhs. So इसके नए रूल्स आए थे जहां पर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो अवार्ड पास कर सकता है दैट कैन बी अप टू 50 lakhs. ओल्ड लिमिट 30 lakhs थी. 30 lakhs ओल्ड लिमिट थी जो आपकी मैकमिलन बुक में दी गई है. ये न्यू लिमिट है. अब 50 लाख तक का कंपनसेशन दे सकते हैं. वहीं जब हम आरबीआई ओम्बड्समैन की बात करते हैं जो कि नए रूल्स आए 2026 के जो कि जुलाई से एप्लीकेबल होंगे, उसमें भी इनकी लिमिट पहले 20 लाख थी जो कि इंक्रीज होके 30 लाख हो गई है आरबीआई ओम्बड्समैन की. और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन की ओल्ड लिमिट 30 लाख थी जो अब बढ़ के 50 लाख हो गई है. ओके. नेक्स्ट है CRAs which are credit rating agencies need to have a minimum net worth of dash adequate infrastructure, professionals and employees to carry on the activity of issuance of credit rating. Options है 5 crores, 1 crores, 20 crores, 10 crores. So जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है जैसे कि S&P, फिच, मूडी, उनका मिनिमम नेटवर्थ 5 करोड़ का होना चाहिए, 5 करोड़ का. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स. Option A, VCs means the venture capitalists do not take part in the day-to-day management of the company. Option B, VCs finance established projects. Option C, VC investments are high risk and high return based. Option D, VCs intend to earn largely by the way of capital gain arising out of sale of the equity holdings. So इनमें से कौन सा एक false statement है? राइट आंसर है ऑप्शन बी. वीसीज स्टैब्लिश प्रोजेक्ट्स में नहीं, जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको स्टार्टअप्स फंडिंग की जरूरत होती है इनिशियल लेवल पे, वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं. जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टैब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. जो वीसीज होते हैं वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. साथ में वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते. इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क और हाई रिटर्न बेस्ड होता है. इक्विटी फाइनेंसिंग ये मेनली प्रोवाइड करते हैं. और ये अर्न किसके थ्रू करते हैं? अपने शेयर्स की जब इनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो उसको एग्जिट कर जाते हैं, सेल करके, वो उनका रिटर्न होता है. ओके. नेक्स्ट है डैश इज एन ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम इन्वेस्टिंग इन डेट एंड मनी मार्केट सिक्योरिटीज विद अ मैच्योरिटी अप टू 91 डेज ओनली. ऑप्शंस है ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड. सो 91 डेज का मैच्योरिटी पीरियड किसमें होता है? राइट आंसर है लिक्विड फंड. ओवरनाइट फंड तो जैसे कि नाम ही है इसका, मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 डे. लिक्विड फंड का 91 डेज ओनली. अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का वेरी बिटवीन 3 मंथ से लेकर 6 मंथ्स. लो ड्यूरेशन फंड्स का 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स. सो ये डिफरेंट टाइप्स के डेट स्कीम्स है. ओके. डिफरेंट टाइप्स के डेट फंड्स है जिनका डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड है जो आपको अगेन याद होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है. अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और साथ में इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.